Hey everyone, welcome you all in EduGrown classes. Myself रोशनी गौतम, your business study teacher. बच्चों, आपका टर्म फर्स्ट ख़त्म हो गया और अब टर्म टू करेंगे आज से और सारे चैप्टर वन बाय वन करेंगे। इसलिए हमारे चैनल EduGrown को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी चैप्टर्स डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बच्चों, जो टर्म फर्स्ट हुआ, अगर आपका अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छा हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हम नए सिरे से और अच्छे से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं सारा कुछ बताऊंगी। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो डोंट वरी, हमारे चैनल के साथ चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाए और टर्म टू में आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। ओके, तो आज की बारी है चैप्टर 6 हम आज पढ़ेंगे और दैट इज स्टाफिंग के सारे जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सारे इसमें कवर किया जाएगा और सारे अच्छे से करिए ताकि आपको केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टाफिंग का सबसे पहले स्टाफिंग जो मीनिंग है, एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम पढ़ना चाहे और समझना चाहे तो स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग वो चीज़ होती है कि राइट, जो जिसके लिए वर्क बनाया गया है वो वर्क करे। ठीक है, जिसके लिए जो वर्क बना है वो करे, जो जिसमें उसकी एफिशिएंसी है, जो उसके लायक है, जिसमें उसके पास उसकी नॉलेज है, उसको वो जॉब मिले और सही टाइम पे मिले, वो क्या होता है स्टाफिंग। ये लेमैन लैंग्वेज देखिए, अगर आपको समझ आएगा तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आप सिंपल टर्म्स में समझिए कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग वो चीज़ होती है कि जो पर्सन जिस चीज़ के लिए जॉब, जिस चीज़ के रिगार्डिंग उसके पास नॉलेज है, जो चीज़ में एक्सपर्ट है, अगर टीचर है तो टीचिंग का काम करने दीजिए, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर का काम, अगर इंजीनियर को टीचिंग का काम दे दीजिएगा तो वो अच्छे से वो टीचिंग नहीं कर पाएगा, और टीचर को अगर इंजीनियरिंग का काम दे दीजिएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो है जिसके लिए वर्क बनाया गया है वो वर्क किया जाएगा और राइट टाइम पे। ये नहीं कि ज़रूरत आज है और हम परसों दे रहे हैं नरसों दे रहे हैं। जब जिसकी ज़रूरत है तब उसे जॉब प्रोवाइड कराना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पिज़्ज़ा बनाने में एक्सपर्ट है तो उसे पिज़्ज़ा बनाने दिया जाए। अगर किसी को बर्गर बनाने में एक्सपर्ट है तो उसको बर्गर बनाने दिया जाए। अगर ये मिसमैच हो जाएगा तो उसको वो काम अच्छे से एफिशिएंसी वे से या फिर फुल प्रोडक्टिविटी से वो काम उस काम को नहीं कर पाएगा। तो ये था मीनिंग और ये आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। ये जो मीनिंग है वो आप एग्जाम पे लिख के आइएगा। मैं आपको पूरा रीड वन बाय वन लाइन रीड करके नहीं बताऊंगी, ये आप नोट्स ले लीजिए हमारे टेलीग्राम फॉलो करके, तो आपको इजी होगा। मैं सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में सारे चैप्टर्स को आपको समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, की ज़रूरत क्या है। अगर नीड आए तो भी यही लिखना है, इम्पोर्टेंस आए तो भी यही लिखना है। फर्स्ट हमारा क्या है, ऑब्टेनिंग द कम्पिटेंट पर्सनल, की मतलब कि जो जब हम स्टाफिंग करते हैं तो जो जो उस वर्क में एक्सपर्ट है वो हमें मिल जाता है और हम उसको असाइन कर देते हैं वर्क के लिए। जब स्टाफिंग करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो वो पर्सन को सेलेक्ट करता है जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो उस चीज़ को एक्सपर्ट में वो एक्सपर्ट को सेलेक्ट करके और उसको उस चीज़ में काम दे देता है, असाइन कर देता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्टेनिंग द कम्पिटेंट, सब में से जो एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो। हाई परफॉर्मेंस मतलब राइट पर्सन टू ऑन द राइट जॉब, जो जिसके लिए वर्क है, जो जिसको जो जिसके वर्क है उसको वो वर्क दे देना, उसको क्या बोलेंगे, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। सो थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है कि जो स्टाफिंग है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। आज है तो ये नहीं होगा कि कल नहीं होगा, कल भी होगा, तो ये लगातार चलता रहता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस।
फोर्थ क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम स्टाफिंग करते हैं तो जो रिसोर्सेज होता है वो फिजिकल रिसोर्सेज, उसका भी वेस्टेज नहीं होता, और ह्यूमन रिसोर्सेज उसका भी वेस्टेज नहीं होता। तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, ना अंडर होता है ना ओवर होता है। तो उसको जब हम स्टाफिंग करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि जो रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क दे रहे हैं तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी होगा और वो काम जो है वो टाइम पे कर पाएगा। ठीक है। फिफ्थ है, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दे रहे हैं, वो उसको वो काम असाइन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और उसको वही जॉब मिलेगी। मान लीजिए कि मैं इन टीचिंग में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई इंजीनियरिंग का काम देगा, क्या मेरी वो सेटिस्फेक्शन होगा, क्या मैं वो काम अच्छे से कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो जो स्टाफिंग के थ्रू क्या होता है, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, ये आपके नीड्स थे। अब आ गया बेनिफिट। अब नीड और इम्पोर्टेंस पढ़ लिया हमने, अब बेनिफिट भी पढ़ेंगे कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट बच्चों, फर्स्ट है बेस्ट कैंडिडेट। जब हम स्टाफिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टाफिंग करने के बाद क्या होता है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट मिलता है। जो वर्क, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पिज़्ज़ा बनाने की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या होगा, वो सिलेक्शन करेगा और सिलेक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो पिज़्ज़ा में एक्सपर्ट होगा तो उसको राइट कैंडिडेट मिल जाएगा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, जो जिसका वर्क है वो अगर वर्क करेगा तो उसकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। थर्ड है बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज की ग्रोथ हो रही है और उसके होल ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है। मैन पावर प्लानिंग, इससे क्या होगा, स्टाफिंग में क्या होगा, जो राइट पर्सन है उसको वो जॉब दे रहा है तो यूटिलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग हो रही है। अगर पिज़्ज़ा बनाने वाला है तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए दे दो, अगर कोई इंजीनियरिंग का काम है तो इंजीनियरिंग का काम दे दो। तो इसमें प्लानिंग हो रहा है कि जो जिसका वर्क है उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब को असाइन कर दो। तो ये क्या होगा, प्लानिंग, मैन पावर की प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग। हार्मनी, हार्मनी क्या है बच्चों, कि जैसे कि अगर कोई स्टाफिंग से क्या हेल्पफुल मिलता है कि हम स्टाफिंग से एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन की बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसकी बैकग्राउंड नॉलेज, वो कितना नॉलेज जानता है, अगर वो उसके पास कम नॉलेज है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी, आप देखते होंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट के बेस पे उसको दिया जाता है, इंटरव्यू होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, स्टाफिंग हो रही है। और जो चीज़, अगर अगर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने की चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, अगर पिज़्ज़ा बनाने की चीज़ें हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो हार्मनी से क्या होता है और स्टाफिंग से क्या होता है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है और उसके बाद एक राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या क्या एक एक स्टाफिंग क्या है, मतलब इसमें क्या हेल्पफुल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट, वन बाय वन देखते हैं क्या है। तो जो स्टाफिंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली डील विद द पीपल। स्टाफिंग के थ्रू क्या होता है कि पीपल से कनेक्शन होती है, पीपल के थ्रू इंटरव्यू होता है और उसके बाद उसकी सिलेक्शंस होती हैं। स्टाफिंग रिफर टू द काइंड ऑफ रोल प्ले बाय द मैनेजर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो वर्क, जो सिलेक्शन होता है वो किसके थ्रू, किसको वर्क दिया जाता है, मैनेजर को देता है। एक मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस मतलब डील करता है ह्यूमन रिसोर्सेज से, पीपल से, और उसको सेलेक्ट करता है। और नॉर्मली अब आप लोगों ने सुना होगा एचआर होता है। एचआर क्या करता है कि जो पीपल को
रिक्रूट करता है कि जो पीपल जैसा है, जिसको जो जॉब है, रिक्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को पिज़्ज़ा बनाने की रिक्वायरमेंट है तो उसको पिज़्ज़ा बनाने वाला हायर करेगा। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो एचआर है वो रिक्रूट करता है। तो मेनली जो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्रूटमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है? एचआर के थ्रू होती है। तो स्टाफिंग तो बेस्ट चीज़ है कि हमें राइट पर्सन मिल जाता है राइट जॉब के लिए और एट राइट टाइम पे ही सिलेक्शन होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो सिलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें देखेंगे जो ह्यूमन है, ह्यूमन यहाँ पे का वर्कर की बात हो रही है, तो ह्यूमन को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन वो भी देखते हैं। चलिए, इन्वॉल्व procuring, developing, maintaining, appraising competent, satisfied worker to achieve the goal of organization efficiency। और देखिए जो बेनिफिट और इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा था, इसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट क्या हो रहा है, उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है बाय द ट्रेनिंग, मेंटेनिंग मतलब जो राइट पर्सन है उसकी मेंटेनेंस हो रही है, उसको राइट वर्क दिया जा रहा है। अप्रेजिंग अ कॉम्पिटेंट, एक मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से इंटरव्यू लेके उसमें से एक को हायर किया जा रहा है और इन सब से क्या हो रहा है, हमें राइट पर्सन मिल रहा है राइट काम के लिए, जो उसके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, हमें राइट पर्सन मिल रहा है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो उसने जो गोल बनाया है वो भी अपने आप को अचीव कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट्स देखिए, इट पर्पस टू अनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। एच आर मैनेजमेंट से कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रही है और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होके उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो नॉलेज है, उससे हमें बेस्ट आउटपुट मिल रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करो, उसको सिलेक्शन को, अगर उसमें कम स्किल है तो उसको ट्रेनिंग दो दे के उसका जो उसकी जो कैपेसिटी है उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो और जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको अचीव करना, ये होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशलाइज एक्टिविटी ऑफ एचआरएम। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एचआरएम की, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है एनालाइज द जॉब टू बी परफॉर्म। कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर जॉब बंदे हायर करने हैं तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और किस डिपार्टमेंट में उनको ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट के लिए उस हायर करेंगे। उससे क्या होता है, वो पैम्पलेट बना के न्यूज़पेपर में दे देते हैं, मैगजीन में दे देते हैं, क्योंकि वो अगर देंगे तो पता तो चलना चाहिए, लोगों को भी पता लगना चाहिए कि यहाँ पे हायरिंग हो रही है और उसके थ्रू कॉन्टैक्ट होते हैं। डेवलपिंग पे स्ट्रक्चर, इंसेंटिव और रेमुनरेशन। इसमें क्या है कि अगर जब वो लेआउट बनाते हैं न्यूज़पेपर को पब्लिश करने में, उसमें क्या होता है कि वो देते हैं कि ये काम है और आपको इतनी सैलरी मिलेगी और इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे। इंसेंटिव्स जैसे हो गया हेल्थ फैसिलिटी हो गया, पेंशन होगी, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट भी हायर करती है, तो यही करती है ना कि इतनी रिक्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट में, अगर कोई है इस मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप हायर आ सकते हैं और वो उसके मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन हायरिंग होती है तो वो एक पैम्पलेट के थ्रू लोगों को या फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं, आगे हम जाके पढ़ेंगे, और उसके थ्रू लोगों को पता चलता है और वो आते हैं। तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ कैरियर ग्रोथ। अब देखिए कि अगर प्राइवेट हो या भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सेक्टर होती है उससे हायर करती हैं और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये काम हर हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ज़रूर दिया जाता है।
ट्रेनिंग में क्या होता है, उस इंसान को उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क समझाया जाता है कि आपको ये वर्क करना है अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसको आइडिया हो जाता है और उसकी नॉलेज था ही, नॉलेज से एड ऑन हो जाता है नॉलेज, और वो उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, और अगर कोई कंप्लेन है, कुछ भी है कि इसमें नहीं हो रहा है या फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में ही कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये भी सुना जाता है। ठीक है, उनके प्रॉब्लम सुने जाते हैं। मेंटेनिंग द लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, और अगर कोई वर्कर वर्क कर रहा है और वो उसकी कोई हार्म हो रही है, उसके राइट्स हार्म हो रहे हैं, तो आपने सुना होगा यूनियंस भी होते हैं। अभी फार्मर के यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियन सुना होगा, और वो यूनियन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं कि हमारे ये जो राइट्स हैं वो हार्म हो रहे हैं, आप नहीं, अगर उनको पे नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दी जाती है, तो इससे क्या होता है, जो यूनियंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं कि हमारे राइट को वॉयलेट नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, प्लानिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट। एचआरएम में आपने देखा, वन बाय वन क्या देखा कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा पर्सन ज़रूरी है। फिर एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हायरिंग, कितने पोस्ट है, कितनी सैलरी देंगे, इंटेंसिव देंगे, सारा कुछ उसमें मेंशन होती है। और जब हायर हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका कोई कंप्लेन है, उनको जॉब के रिगार्डिंग या फिर कोई हायरिंग के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, फिर दिया जाता है और एक रिलेशन बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिलेशन नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। और एक वर्कर अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उसको ये नहीं कि काम किया और भाई छुट्टी, मतलब उसको सोशल सिक्योरिटी भी दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर, और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से डील करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाता है। जल्दी जल्दी चलिए देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। अब हम स्टाफिंग जब करते हैं तो एक एक स्टेप के थ्रू जाते हैं, वन बाय वन देखेंगे। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाएगा कि हमें कितने पर्सन को हायर करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को देखते हुए उस रिक्वायरमेंट को देखते हैं और फिर उसको एक पैम्पलेट, हम जो कि पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पैम्पलेट देखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं और रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो हायर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिक्रूटमेंट। अब हमने एस्टिमेट लगा लिया, एस्टिमेट लगा के रिक्रूट किया कि लोगों को हायर किया कि कौन से जॉब में कौन कितने परसेंट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। फिर सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन बहुत स्टेप बाय स्टेप होती है, मेरिट के बेस पे होता है, एग्ज़ाम के बेस पे होता है और क्या पता इंटरव्यू के बेस पे होता है, सब के बेस पे सिलेक्शन होती है। और अगर वो उस काम में उसकी एफिशिएंसी है, वो अच्छा है वर्क, तो उसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन के बहुत प्रोसेस होते हैं जो आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अब सिलेक्शन हो गया, वो इंसान हायर हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको प्लेसमेंट कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चों, कि ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जिसको हायर किया गया है उसको ओरिएंटेशन एक दिन होता है और उसको सारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उससे फैमिलियर किया जाता है कि ये नया इंसान या नया बंदा रिक्रूट हुआ है और आप लोग इनसे मिलिए, ताकि वो सारे एक फ्रेंडली नेचर हो और अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो देख लिया। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इंसान हायर हो गया, सिलेक्ट हो गया और फिर ओरिएंटेशन भी हो गया, लोगों से जान भी गया। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ये काम करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में,
उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है वो ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर वो इंसान अच्छे से वर्क करता है तो उसको अप्रेजल इंसेंटिव्स दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है हायर असिस्टेंट से हायर मैनेजर के लेवल पे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अगर वर्क अच्छा करता है तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, हायर लेवल पे पहुंचा दिया जाता है। सेवंथ है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखिए, प्रमोशन हो गया, उसको अगर वो अच्छे से वर्क करता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। फिर उसकी कैरियर प्लानिंग भी दिया जाता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है तो इसको उसकी सारी प्लानिंग्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगर इंसान वो जो इंसान को रिक्रूट किया गया है अगर वो अच्छा नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है, आपको पता ही है। कंपनसेशन क्या है बच्चों की, जॉब सैलरीज के साथ साथ और भी इंसेंटिव्स दिया जाता है, जैसे मेडिकल इंसेंटिव्स हो गए, जैसे कि पेंशन हो गया, बोनस हो गया, इन सबको भी दिया जाता है। तो वो होता है कंपनसेशन। सो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है एस्टिमेट किया जाता है, सेकंड है रिक्रूट किया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, उस इंसान का जो हमने रिक्रूट करना है उसका नॉलेज देखा जाता है थ्रू सिलेक्शन। प्लेसमेंट, उसको उस जॉब के लिए जो जिस चीज़ के लिए उसको हायर किया गया है उस जॉब पे दे दिया जाता है, उसको प्लेसमेंट कर दिया जाता है। ओरिएंटेशन क्या है कि उसको उस इंसान को जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उससे फैमिलियर किया जाता है। अगर वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के बारे में बताया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर वो अच्छे से वर्क करता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखा जाता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। और कंपनसेशन, सैलरीज के साथ और भी इंसेंटिव्स दिया जाता है, उसे हम कंपनसेशन बोलते हैं। चलिए अब हमारा आ गया स्टाफिंग, हो गया, समझ लिए राइट पर्सन टू द राइट जॉब, ठीक है, एट द राइट टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हमने प्रोसेस देखा, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या है। चलिए रिक्रूटमेंट देखते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग them to apply for job in the organization। क्या होता है रिक्रूटमेंट? इसमें रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके थ्रू, रिक्वायरमेंट के थ्रू वो एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स में और लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट मीन्स लेमैन लैंग्वेज में देखें तो लोगों को हायर करना, ये होता है रिक्रूटमेंट, लोगों को हायर करना। अब देखिए रिक्रूटमेंट दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इंटरनल सोर्स, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही रिक्रूट हायर कर लिया जाता है, वो उसके मेथड्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से भी रिक्रूट होता है कि बाहर से, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो तो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्स। चलिए इंटरनल सोर्स में रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं? एक ट्रांसफ़र हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो वो ट्रांसफ़र। प्रमोशन मतलब कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट कर दिया जाए और करता है, इससे क्या होता है? ज़्यादा पे स्केल होता है, इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलते हैं, तो प्रमोशन। लेआउट, कुछ दिनों के लिए जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं कुछ दिनों के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं है। तो ट्रांसफ़र कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे, प्रमोशन की एक लेवल से दूसरे लेवल पे, लेआउट कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी बेस पे और कुछ एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि लैक ऑफ वर्क। समझ आ गया आप लोगों को? फिर ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है, जो बोला है सेम वो लिखा हुआ है। अब एडवांटेज क्या है? इंटरनल सोर्स के एडवांटेज क्या है? वन बाय वन देखते हैं। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, इससे क्या होगा? उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो लोग क्या होते हैं? उनकी जो मोटिवेट होते हैं और उनके
परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई, मतलब बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन द एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, एक डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी उनको नॉलेज है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता टाइम की। ट्रेनिंग, अगर नए लोगों को हायर करेंगे तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो समझाना पड़ेगा। बट अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करते हैं तो उससे क्या होगा, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। फिलिंग द जॉब इंटरनली इज चीपर। अब देखिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो इसकी एडवर्टीजमेंट पे इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा ऑर्गेनाइजेशन को। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स क्या होता है, अब देखिए इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या क्या है, स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। अब देखिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो जो एग्जिस्टिंग है, जितना जो है उनको ही हायर कर जाता है। तो एक्स्ट्रा नए टैलेंट, अगर नए इंसान को, नए बंदे को हायर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्रेश टैलेंट मिलेगा। फिर सेकंड क्या है, एम्प्लॉयज़ मे बी अ लेथर्जिक, मतलब आलसी से हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट तो हो ही जाऊंगा। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज में भी हैम्पर, कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में भी ऑफन द रिड्यूस। देखिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंट एक जगह से दूसरे, दूसरे जगह से तीसरे, तो इससे क्या होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब एक्सटर्नल, हमने इंटरनल पढ़ा, अब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट एंड एम्प्लॉयज एक्सचेंज। ये भी हम वन बाय वन देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं वन बाय वन। अब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फर्स्ट है वो है कि एक नोटिस लिया या एडवर्टीजमेंट डाला और या नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि हमें इतने रिक्वायरमेंट है, आप आ सकते हो, हम उसका सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। फिर कैजुअल कॉलर क्या होता है कि 10 लोग आ गए, एक एक रिक्रूटमेंट हुआ, उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाला और 10 लोग आ गए, लेकिन 6 की ज़रूरत थी तो 6 को एम्प्लॉय किया और 10 का डाटा सेव करके रख लिया फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनको कॉल कर सकते हैं, वो होता है कैजुअल कॉलर। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर जगह एडवर्टीजमेंट दे दिया, पैम्पलेट छपवा दिया, तो इससे क्या होगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक होता है एक एम्प्लॉयज़, उन दोनों के लिंक होते हैं और उस लिंक को जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ जो हायर कर, जिसके पास नॉलेज है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है सारे एम्प्लॉयज़ के, तो उसके पास जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे इतने वर्कर चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जो जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो उसको बताएगा। तो लिंक लिंक बनता है कि एक मिडल मैन होता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में एक और एम्प्लॉयमेंट नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन, मतलब कि प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं कि जिसके पास सारे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमने फोर्थ पॉइंट में दिखाया था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, कि एक लिंक प्रोवाइड कराता है, एक एजेंसी होती है और वो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लिंक का काम करता है। वैसे ही एजेंसीज भी होती हैं कि एजेंसीज हो गई कि उनके पास नॉलेज होता है एम्प्लॉयज़ के बारे में और वो प्रोवाइड करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। कैंपस रिक्रूटमेंट, आपको कोई भी कंपनी आ जाती है, जैसे अगर आप बैचलर करोगे और मास्टर करोगे तो कंपनीज आ जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में और वहीं से आपको हायर कर लेंगी, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पे भी देखते होगे कि बहुत सारी की इतने ज़रूरत है, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, सारी एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि हमें इतने वर्कर की रिक्वायरमेंट है। वेब पब्लिशिंग, मतलब इंटरनेट पे डाल देना। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं एक लेबर, उसको क्या होता है कि उसको वो 10-20 जितने भी 100 हो गए, 200 हो गए, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा और कुछ वो मार्जिन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कुछ मार्जिन लेगा और सारे लेबर उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी एक वर्क होता है कि उसके पास एम्प्लॉयज़ के बारे में पता होता है और वो कुछ परसेंटेज लेता है और फिर उसको दे देता है, ठीक है।
मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्वालिफाइड पर्सनल, जैसे कि हम इसमें कंपटीशन होता है और जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उसको हायर किया जाता है। वाइडर चॉइस, उसके पास अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो लिमिटेड चॉइस होगा, अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके पास वाइडर चॉइस होगा। फ्रेश टैलेंट, मतलब कि जो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से पास हुए, उनके पास बिल्कुल फ्रेश नॉलेज है और वो आ गए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत ओल्ड ओल्ड पर्सन वहीं से प्रमोट होते जाते हैं और फ्रेश लोग हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो अ, अ, उनको हायर नहीं किया जाता। तो इससे क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स से क्या होगा, जो फ्रेश टैलेंट है उनको हायर किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अब इतने सारे से हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा कि हमें मिलना चाहिए। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको उनमें क्या एक डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमें तो प्रमोट किया नहीं, एक जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है। कॉस्टली प्रोसेस, अब रिक्रूटमेंट करेंगे, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट पे दिया जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा और एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। चलिए, यहीं पे हमारा रिक्रूटमेंट ख़त्म हुआ। अब हम सिलेक्शंस क्या होता है कि एक पर्सन को, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक पर्सन जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जिसके पास जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको ही लेना, उसको ही अपॉइंट करना, उसको ही रिक्रूट करना, ठीक है। और सिलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कोई मेरिट बेस पे होता है, इंटरव्यू के बेस पे होता है, एग्ज़ाम बेस पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के बेस पे होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सिलेक्शन क्या होगा, राइट पर्सन जो ज़्यादा नॉलेज रखता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, वो हो गया सिलेक्शन। और ये बच्चों स्टाफिंग के ही प्रोसेस है। फर्स्ट हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, सेकंड क्या है, सिलेक्शन। चलिए और देखते हैं। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, प्री तो प्रोसेस देखेंगे। पहला क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक्स, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ये स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन देखते हैं और एक वन बाय वन पढ़ते हैं। चलिए, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दे दिया और सारे सारे फॉर्म्स आ गए, सबने अपना अपना फॉर्म फिल किया। उसके बाद क्या होता है कि जो जिसकी क्वालिफिकेशन कितनी थी, उस उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होता है फॉर्म्स की। वहाँ पे होता है, ये होता है स्क्रीनिंग, देखा जाता है कि उनको जो क्वालिफिकेशन चाहिए था और जो चीज़ चाहिए थी, क्या वो फॉर्म्स आए हैं, और फॉर्म में फिर उनकी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होती है। सिलेक्शन टेस्ट होता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। आप देखते होंगे जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दोगे तो आपके बहुत सारे रीजनिंग, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स, हिंदी, सारे सब कुछ आपको आना चाहिए, तब जाके आपकी वो एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं और उस कट ऑफ को अगर करोगे क्लियर, देन आप फिर इंटरव्यू पे बुलाए जाओगे। इंटरव्यू मेनली क्यों होता है कि उसकी जो ह्यूमन है, जिसने ये मेरिट भी क्लियर किया है, उसके बारे में वो इंसान कैसा है, क्या वो फ्रॉड तो नहीं है, क्या उसने बहुत सारे कोई कुछ कर तो नहीं रखा है, जो जिस जिस अगर वो हायर करते हैं तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा। कि लोग उस इंसान के बारे में नॉलेज गेन करना, वो किस में होता है, इंटरव्यू में होता है, ठीक है। रेफरेंस चेक, उसकी बैकग्राउंड्स देखी जाती हैं कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसने कौन कौन से काम किया है, उसकी पहले सैलरी कितनी थी, कोई पुलिस रिकॉर्ड, जैसे क्रिमिनल केस मैंने अभी बताया, तो वो सब तो नहीं है। तो रेफरेंस से उसकी प्रीवियस, उसकी नॉलेज, पूरा लाइफ टाइम में उसने क्या किया है, वो सारे रेफरेंस चेक में आता है। फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसने मेरिट एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, क्या उसके क्रिमिनल केस तो नहीं था,
तो वो सारे देखने के बाद फिर मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर वो इंसान फिट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है, वो मेंटली फिजिकली फिट है, देन उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो मेडिकल चेक भी होता है। फिर जॉब ऑफर किया जाता है, ये सारी सिलेक्शन के बाद अब उनको बोल जाता है कि लो ये आपका जॉब ऑफर दिया जाता है। सारा कुछ हो गया, फिर जॉब ऑफर कर दिया जाता है। एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस किस चीज़ के लिए होता है कि कितनी देर काम करना है, टर्मिनेशन क्या होगा, लीव रूल्स क्या होंगे, पे स्केल क्या होगा, इंसेंटिव्स क्या होगा, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक दिया जाता है ऑफर लेटर में, और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। हमने देखा स्टाफिंग मीनिंग क्या है, फिर स्टाफिंग की प्रोसेस देखे, प्रोसेस में क्या देखा हमने कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर करना है, मतलब रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो वो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है कि कैंडिडेट उसने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो उसका उस जॉब के लिए वो सुटेबल है, उसके किसके थ्रू होता है, सुटेबल एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। अब देखेंगे हायर हो गया, जॉब लेटर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क समझाया जाता है, उससे उसमें क्या होता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, उस जॉब के बारे में बताया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, उन्होंने कितना ग्रोथ किया है, और आपको अगर जॉब लेना है, जॉब लिया है, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी ऊंचाइयों पे ले जाना है, वो सारा होता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। चलिए वन बाय वन देखते हैं, और बहुत ये इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, ट्रेनिंग जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई इंसान आया, कोई भी वर्कर को हायर किया गया, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसकी स्किल टेक्निकल नॉलेज, थ्योरी पढ़ के आता है कॉलेज और स्कूल से, और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि अगर आप थ्योरी के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, सारी थ्योरी पढ़ लिया, और आप कंप्यूटर चला के उस थ्योरी को अप्लाई करते हो, उस थ्योरी को जो आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हो, तो उसको ट्रेनिंग होता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है ताकि उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाए। तो ट्रेनिंग जो होता है बच्चों टू टाइप्स का होता है, ऑन द जॉब मेथड एंड द ऑफ द जॉब मेथड। ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। देखिए ऑन द जॉब जो मेथड है वो बहुत सारे हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो बच्चों है हमारा टाइप ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन द जॉब पढ़िए कि इट रिफर टू द मेथड दैट अप्लाई एट द वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग, इट मीन्स लर्निंग व्हाइल डूइंग। ऑन द जॉब क्या होता है कि जॉब पे है वो एम्प्लॉय, और उसके उसके जॉब के करते करते वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ले रहा है, मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, जॉब करते करते वो ट्रेनिंग को एक्वायर कर रहा है, उसको हम ऑन द जॉब बोलेंगे। फर्स्ट है एप्रीहेंटाइशिप ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है एक सुपरवाइजर को असाइन किया जाता है, जो अनस्किल्ड होते हैं उसको ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल, तो वो किसके थ्रू होता है, सुपरवाइजर के थ्रू होगा। दूसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि एक एजुकेशनल सेंटर है और एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर वाले क्या होते हैं कि एजुकेशनल सेंटर चले जाते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको ले लेते हैं कि ट्रेनिंग करने, जो उन्होंने थ्योरी पढ़ा उसको ट्रेनिंग सेंटर में आके अप्लाई कर दिया, ये पढ़िएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और इसमें कुछ उनको पैसे भी दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो सके। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड हुआ, उसको लोगों के साथ फैमिलियर किया जाता है। इंडक्शन आपने सुना होगा कि आपके भी स्कूल में जब एकदम से वो एडमिशन लेते तो इंडक्शन पार्टी होती है ना, तो वही ही अगर कोई एम्प्लॉय हायर करता है तो उनकी इंडक्शंस होती हैं, उसमें क्या होता है लोगों से लोगों और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनके साथ उनको फैमिलियर किया जाता है, वो उनको एक दूसरे के बारे में जान जाए, ये होता है इंडक्शन ट्रेनिंग।
कोचिंग दिया जाता है। कोचिंग क्या दिया जाता है कि कोच और गाइड जो बहुत ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर लेवल पे हैं, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जो कोच होते हैं, गाइडर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्किल प्रोवाइड कराते हैं। किसको प्रोवाइड कराते हैं? जो नए कमर्स आए हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन, एक जॉब से एक डिपार्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके उनकी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जॉब रोटेशन बोलेंगे। अब है ऑफ द जॉब मेथड। जॉब नहीं कर रहे हैं, ऑन द जॉब, जॉब करते करते वो कुछ लर्न कर रहे हैं, वो स्किल एक्वायर कर रहे हैं, तो ऑन द जॉब। वो जॉब नहीं कर रहे हैं, ऑफ द जॉब मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं और तब वो ट्रेनिंग एक्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या है? देखिए क्लासरूम मीनिंग भी देख लीजिए, ऊपर जो रेड बोल्ड लाइन से कवर किया गया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिफर टू ट्रेनिंग वेयर सबऑर्डिनेट लर्न बाय डूइंग एट द प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से अवे रहकर जॉब करते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि जब आपने यूपीएससी सुना होगा, जब आईएएस जो सिलेक्शन होता है, एग्जाम प्री मेंस इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनको आईपीएस की ट्रेनिंग जो मसूरी में है वहाँ पे दे दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग, उनको बताया जाता है कि अगर एक आप और एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे तो आपके पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो ऑफ द जॉब कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हो कि जब भी जब लोग होते हैं उनको बहुत स्किल दिया जाता है कि ताकि वो अपने स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कर पाए, और जब वो करेंगे तो ये क्या फ़ायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। फर्स्ट है क्लासरूम लेक्चर। कॉन्फ्रेंसेस बनाए जाते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाओगे तो आपके लेक्चर्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, और उसमें क्या बताया जाएगा आपको? ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा कि अगर एज अ आप एम्प्लॉय कहीं हायर होते हो तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। फिल्म्स दिखाया जाता है कि फिल्म हो गया, टेलीविज़न, वीडियो, प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको उनकी नॉलेज दी जाती है। केस स्टडी, जैसे कि आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो कि आपको एक केस स्टडी दे दिया जाता है, अपने आप को उस बिजनेस में प्रेजेंट करके देखो और अपने आप को देखो कि आप एक बिजनेसमैन हो और ये सिचुएशन आ गया तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो केस स्टडी के थ्रू दिया जाता है। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज इमिटेटेड बाय द प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर, मतलब जो एक्चुअल चीज़ों में उसको अ, खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, एक तो हम सोचते हैं और एक्चुअली हम कुछ करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है? एक्चुअल वर्क करा के दिखाया जाता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है कि एक डमी, आप देखिए अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसको क्या मशीन दे दिया, अच्छे बड़े बड़े मशीन होते हैं, बहुत उनकी प्राइस भी हाई होती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको डायरेक्ट उस मशीन को चलाने के लिए दे देगा तो वो अपने आप को भी हार्म करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन को भी हार्म करेंगे क्योंकि वो तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? एक डमी मशीन बनाया जाता है, पहले उस पर ट्रेन किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, फिर उसको रियल जो मेन मशीन है उसमें दिया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि नॉलेज नॉलेज और स्किल को ब्रेक कर दिया जाता है पार्ट्स में, और फिर उसको दिया जाता है पार्ट्स में तोड़ तोड़ के, एक डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फिर एक पूरा मॉडल बना दिया जाता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दिया। आप देखते होंगे जब भी प्राइवेट जॉब में जाओगे तो सुबह सुबह उनको मोटिवेट किया जाता है कि आज आपने ये टारगेट्स करना है, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स, अगर आप ये टारगेट्स को करोगे तो डेली उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो गोल ऑर्गेनाइजेशन को गोल के अचीव कर पाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है? ट्रेनिंग जो होता है वो एक लिमिटेड स्किल हो गया, किसी की स्किल को अपग्रेड करना, किसी स्किल को नॉलेज को इंक्रीज करना, वो ट्रेनिंग हो गया। डेवलपमेंट होता है कि ओवरऑल इंसान कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, मतलब कि एक इंसान में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर उसके पास स्किल है तो एज अ पर्सन भी वो अच्छा होना चाहिए।
तो एक इंसान में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कंसेप्ट है ट्रेनिंग से, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। चलिए ट्रेनिंग का पहले मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या कह रहा है बच्चों, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज। इसमें क्या है, नॉलेज और स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, नॉलेज मेन है, ट्रेनिंग है स्किल। डेवलपमेंट की क्या है, इज अ लर्निंग एंड ग्रोथ, मतलब उसकी स्किल तो इंक्रीज हो ही रही है बट एज अ पर्सन भी वो डेवलप्ड हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है। ओरिएंटेशन क्या है, इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग क्या दिया जाता है, सिर्फ जॉब के बारे में बताया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब उसे परफॉर्म करना है सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। बट डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ड्यूरेशन क्या है इसका, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और फिक्स ड्यूरेशन होता है। ट्रेनिंग क्या है, शॉर्ट टर्म्स, बट डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है विच प्लेस थ्रू आउट ऑफ द लाइफ। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग दिया और उसका रोल खत्म हो गया। डेवलपमेंट क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहा और ये लॉन्ग टर्म है। इफेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्प्लॉय परफॉर्म द जॉब बेटर। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो जॉब अच्छी तरह से कर पाए। इट एंश्योर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्या है, उस मतलब इसमें एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ हो, ठीक है। फोकस, फोकस क्या है, इट फोकस ऑन टेक्निकल स्किल, ठीक है, इट टेक्निकल स्किल पे ही फोकस किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडिया, उसकी माइंड उसकी पर्सनैलिटी सारा देखा जाता है, ठीक है। सुपरवाइजर एंड लेबर, इट मीन द मैनेजरियल लेवल, ठीक है। अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उसकी स्किल अच्छी है, स्किल के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। उसमें मैनेजमेंट का एचआर क्या होते हैं, उसमें एक कॉपरेशन के लिए उनके नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन सबको लेके कैसे चलना है, ठीक है। इट इज़ अ नैरो एंड वाइडर कंसेप्ट। तो बच्चों आपने क्या याद रखा है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्किल पे ध्यान दिया जाता है और क्या बेटरमेंट सिर्फ मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्क किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। डेवलपमेंट में क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। सो ट्रेनिंग इज अ नैरो कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। अब हम देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि रिक्रूटमेंट भी लोगों को हायर करना, सिलेक्शन भी लोगों को हायर करना, बट इन दोनों में भी डिफरेंस है, वो क्या है चलिए देखते हैं एक बार। मीनिंग क्या है कि प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों 20 लोग 30 लोग, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम सिलेक्शन का मीनिंग देखें तो इसमें जो अगर 10 लोगों ने उसको 10 लोगों ने किया कि रिक्रूट होना है, तो इन 10 लोगों में से एक जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हायर किया जाएगा सिलेक्शन के थ्रू, जो कि हमने प्रोसेस में देखा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का, कि एलिजिबल, अगर जो सारे ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं, अब इतने सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनमें से एक को हायर करना, वो क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट अपने आप को अप्लाई करेंगे और उस कैंडिडेट में से एक इंसान को सिलेक्ट किया जाएगा, वो क्या होगा, सिलेक्शन होगा। नेचर क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है कि सारे अप्लाई कर लो। सिलेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें रिजेक्शंस होती हैं। 100 लोगों ने अप्लाई किया बट 100 लोगों को हम हायर नहीं कर सकते, उसमें से हमें 50 की रिक्वायरमेंट है तो हम 50 ही करेंगे। तो 100 में से 50 को हमने सेलेक्ट किया, तो इसमें रिजेक्शन होता है, इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। इसमें सब लोग हायर कर रहे हैं कि इसमें खुश हैं सारे लोग कि हमें रिक्रूटमेंट मिल रहा है, बट उन्हें नहीं पता सिलेक्शन के थ्रू वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो बेस्ट कैंडिडेट को जब हायर किया जाता है उसे सिलेक्शन बोला जाता है। रिक्रूटमेंट सारे अप्लाई कर दो, अप्लाई करना और फिर उस एप्लीकेशन में से एक को सिलेक्ट करना। सीक्वेंस क्या होता है, टेक बिफोर द सिलेक्शन,
रिक्रूटमेंट क्या होता है? सिलेक्शन से पहले, और सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट के बाद। तो रिक्रूटमेंट और हम सिलेक्शन में देखा कि एक पूल है, पूल में सबने अप्लाई किया और उस पूल में से जो एक कैंडिडेट जिसमें वो क्वालिटी होगी उस कैंडिडेट को हायर करना, उसको हम क्या बोलेंगे? सिलेक्शन बोलेंगे। तो बच्चे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट स्लाइड से क्या क्या है। बस 10 मिनट में आप ये वाइंड अप कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम मीनिंग दे दें। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है बच्चों? कि हम स्टाफिंग करते हैं राइट पर्सन टू द राइट जॉब के लिए और राइट टाइम के लिए। एक पर्सन को हायर करना, वो जिसके पास उसकी जो नॉलेज है उसके नॉलेज के रिकॉर्डिंग उसको उस जॉब के लिए हायर करना एट अ राइट टाइम पे, उसको हम स्टाफिंग बोल देंगे। ठीक है। नीड और इम्पोर्टेंस बहुत ईजी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप बोल दीजिए। ये स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो कि एचआर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं। उस ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर एम्प्लॉय किया तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसकी प्रमोशन, फिजिकली मेंटली ध्यान देना एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा और उसको उस ह्यूमन बीइंग से बेस्ट यूटिलाइजेशन निकालना, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करना, कि न्यूज़पेपर मैगजीन में रिक्रूटमेंट डाल देना कि हमें इतना रिक्वायर्ड है। फिर सिलेक्शन होता है कि उस रिक्वायरमेंट में 100 लोग आ गए, 100 लोग ने अप्लाई कर दिया, बट हमें तो रिक्वायरमेंट 50 है, तो बेस्ट कैंडिडेट को उस सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगर सेलेक्ट कर लिया उसको जॉब दे देना और ओरिएंटेशन की जो एग्जिस्टिंग वर्कर है उनसे फैमिलियर कराना। फिर जो जिसने जॉब लिया, जो सिलेक्ट हुआ, उसको ट्रेनिंग, ताकि उसकी जो नॉलेज है वो उसका एनहांस हो पाए, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो पाए। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब उसको और इंसेंटिव्स देना, उसको सैलरी, मेडिकल इंसेंटिव देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो ये प्रोसेस था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब रिक्रूटमेंट क्या है? कि हमने पूरा डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज स्टिमुलेटिंग टू अप्लाई द जॉब। सर्च करना कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रिक्वायरमेंट है और लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल में हमें ट्रांसफर, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम रिक्रूट करते हैं किसी को, लाइक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर। प्रमोशन क्या हो गया? एक लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट कर देना ताकि उसकी जो इंसेंटिव्स है, पे है, वो इंक्रीज हो गया। लेआउट, कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी बेसिस पे किसी एम्प्लॉयज़ को हटा देना जॉब से, ताकि क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ वर्क टेम्परेरी के लिए वर्कर को हटा देना, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके मेरिट डिमेरिट हमने पढ़ा। फिर एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस बोर्ड पे डाल दिया, अब हाई डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया। कैजुअल कॉलर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि हमें रिक्वायर्ड है 6 लोगों को और आगे 10, तो जो 4 बचे बच्चों, उसका जो इंफॉर्मेशन है अपने पास रिटेन करके रख लिया फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ओके। एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए, एक जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है वो क्या होती है? लिंक बनाती हैं एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, और वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देखेंगी और फिर एम्प्लॉयज़ को बोलेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ। तो ये लिंक बना के रखता है, जो कि आप देख लीजिएगा। वेब, इंटरनेट के थ्रू भी होता है, टेलीविज़न के थ्रू भी होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लोग, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है लेबर, जो लेबर की इंफॉर्मेशन रखता है और वो कुछ परसेंटेज लेता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन दे देता है या लेबर दे देता है। ये मेरिट डिमेरिट्स आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन,
सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब इतने सारे लोग हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना इस सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्रोसेस भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बहुत लोगों ने अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस, फिर फॉर्म अप्लाई किया, कुछ फॉर्म को एक्सेप्ट करना, कुछ फॉर्म को रिजेक्ट करना। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है? एप्टीट्यूड, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट करना। फिर इंटरव्यू कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानना, रेफरेंस, उसके फ्यूचर, उसकी कोई क्रिमिनल रिपोर्ट तो नहीं है, क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये रेफरेंस चेक होना। सिलेक्शन डिसीजन, फिर डिसाइड कर लेना कि इस एम्प्लॉयज़ को हमने हायर करना है। फिर उस एम्प्लॉय की मेडिकल और फिजिकली एग्जामिनेशन भी लेना, क्योंकि अगर वो हायर करते हैं तो हम मतलब वो अच्छे से फिजिकली और मेंटली वो फिट है क्या, इस जॉब के लिए अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, इसके ये भी देखता है क्या वो इंसान डिप्रेशन में तो नहीं है। जॉब ऑफर हो गया सब कुछ, फिर जॉब ऑफर कर दिया, ऑफर लेटर दे दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ में मैं एक शॉर्ट लेके आऊँगी, उसमें आपको डिफरेंस बताऊँगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ क्या होता है। फिर उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से क्या होता है? स्किल को एनहांस करना। डेवलपमेंट क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, इंसान की पर्सनालिटी, मेंटल ट्रेनिंग देना। ठीक है, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प मिलता है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स इंक्रीज होती हैं, उसके जो भी उनका ओवरऑल ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होती है क्योंकि वो एनहांस हो रही है, नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। तो बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रेनिंग। ठीक है, और याद रखना कि जो जो ट्रेनिंग है वो है नैरो कंसेप्ट और जो डेवलपमेंट है वो वाइडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि वर्क करते करते ट्रेनिंग को करना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या था कि एक जो सुपरवाइजर है वो अनस्किल्ड वर्कर को स्किल करा रहा है। ठीक है, दूसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एक जो भी है एक एजुकेशनल सेंटर है और एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर एजुकेशनल सेंटर के पास जाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमारे यहाँ आओ और ट्रेनिंग करो, और उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, कुछ मनी भी दिया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग, जब कोई हायर होता है तो लोगों को फैमिलियर कराया जाता है उस एम्प्लॉय से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। कोचिंग, गाइड के थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू उसको गाइडेंस देना, ये सारे कोचिंग। जॉब रोटेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई जा रहा है तो उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ऑफ द जॉब, जॉब से वो जॉब नहीं कर रहा है, जॉब से अलग हटके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या क्या है? एक क्लासरूम लेक्चर ले लेना, कॉन्फ्रेंस आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस दिया जाता है, बहुत दिन के चलते हैं, 3-4 डेज का चलता है, उसमें कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। फिल्म प्रेजेंटेशन हो गया, टेलीविज़न फिल्म्स, इनके वीडियो के साथ उनकी ट्रेनिंग दिया जाता है। केस स्टडी मतलब कि इस सिचुएशन में अगर आप होगे तो क्या करोगे, जो कि आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब एक्चुअल चीज़ों में उसको प्रेजेंट करके विजुअलाइज करना कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। वेजिटेबल ट्रेनिंग क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? एक डुप्लीकेट डमी मशीन लिया जाता है ताकि जो एक्चुअल जो रियल मशीन है उसको हार्म ना करे। तो एक पहले डमी मशीन पे उस वर्कर को ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उसको रियल जो अच्छे वाला मशीन है उसमें जाके उसको दे दिया। प्रोग्राम मतलब टुकड़ों में उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा, डेली बेसिस पे प्रमोट करना, मोटिवेट करना। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, एक बार और सुन लीजिए। ट्रेनिंग में स्किल को एनहांस करना और डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ट्रेनिंग क्या होता है कि नैरो कंसेप्ट है और शॉर्ट टर्म एक जॉब के लिए ही करना। डेवलपमेंट ये लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है और वाइडर है, उसकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट सिर्फ अप्लाई करना, लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद उस एप्लीकेशन में बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, वो दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सिलेक्शन चैप्टर 6 चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और इसके नोट्स के लिए प्लीज़ बच्चों
क्योंकि मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल ऐसे बता दिया है, आपको रीड करना पड़ेगा। अगर रीड नहीं करोगे तो ये अच्छे से नहीं होगा। आप खुद रीड करोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे एडुबूम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जो भी 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तब तक आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते जाइए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस लाऊंगी, शॉर्ट्स भी लेके आऊँगी, सिर्फ कंसेप्ट जैसे एम्प्लॉय क्या हो गया, एम्प्लॉयज़, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस क्या है, उसको भी वॉच कीजिए। आप जितनी बार वीडियो देखेंगे उतनी बार आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।